हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें इन सभी नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में दिखाना है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में दिखाना है। इसके लिए बताता हूँ प्राइम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स का मतलब होता है, प्राइम नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर जो किसी के पहाड़ में नहीं आते। 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, इन नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और फैक्टर्स का मतलब होता है टुकड़े, ठीक है। जैसे 6 के फैक्टर की बात करें तो 6 किसके टेबल में आता है? 2 एंड 3 के टेबल में। तो 6 के फैक्टर क्या हो गए? 6 के फैक्टर्स हो गए 2, 3, 1 एंड 6 अपने टेबल में भी आता है, तो ये 6। ऐसे हमें इन सब नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे इसका फॉर्मेट 140। अब 140 के एंड में जीरो आ रहा है। अब जीरो आने का मतलब ये है कि एक इवन नंबर है, और जितने भी इवन नंबर है उन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं, इस तरफ हमें सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं पहले। 2 से 1 जा 40, जीरो का जीरो। हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 7 1 जा 7, जीरो का जीरो, ठीक है। अब इसको हम अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जा 10 एंड 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, 140। हमें यहाँ पे क्या करना है? देखो, दो यहाँ पे दो बार आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 7 इंटू 5 इक्वल 140। दैट इज माई आंसर। दूसरा नंबर लेते हैं 156। 156 को भी हमें इसके प्राइम फैक्टर के रूप में दिखाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट में आएंगे 156। क्योंकि 156 भी एक इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, 15 से छोटा क्या आता है? 14। कितनी बारी में? 7 बारी में। तो 2 7 जा 14, लेकिन हमें 15 तो हमने लिया क्या है? 14। इसका मतलब हमारे पास अभी 1 बचेगा। 1 को हम यहाँ पे कैरी करेंगे। अब 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, तो 2 8 जा 16। ये फिर से यहाँ पर 78 आया, इसका मतलब ये एक इवन नंबर है, इसको हम अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 4 जा 2 3 जा 6, 1 अगेन यहाँ पर आएगा, 2 9 जा 18। और यहाँ पर आप देखेंगे ये 39 एक एक ओड नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड अगेन नहीं होगा। लेकिन अगर हम 9 और 3 को प्लस करें तो बनता है 12, और 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि 39 भी 3 के टेबल में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से अगेन डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इसलिए 13 को हम 13 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स हमने निकाले उसके यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, 156। हम क्या करेंगे, इसको पावर्स में लिख देंगे। 2 कितनी कितनी बार है यहाँ पर? 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 156 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से हम तीसरा पार्ट करेंगे इसका। तीसरा पार्ट 3 8 2 5, ठीक है, इसको भी हम करेंगे यहाँ पर। अब पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, 3825। 3825 एंड में 5 आ रहा है, और 5 जो है एक ओड नंबर है, इसलिए ये पूरा नंबर क्या है? एक ओड नंबर है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम 2 से तो नहीं कर सकते डिवाइड, इसलिए यहाँ पर देखो एंड में 5 आ रहा है। तो जिस भी नंबर के एंड में 5 या 0 आता है, उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका क्या है? इसको 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पर हमें प्राइम नंबर लिखना है। 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 38 से छोटा क्या आता है? 35 आता है। कितनी बारी में? 7 बारी में, 7 टाइम्स में, ठीक है। हमें 38 लेना था, हमने लिया है 35। इसका मतलब हमारे पास अभी 3 बचेगा। 3 जो बचेगा उसको हम यहाँ पर लेंगे, कैरी करेंगे। यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 32 आ गया। अब 5 के टेबल में 32 नहीं आता, इससे छोटा नंबर जो आता है 30, ठीक है, वो कितनी कितनी बारी में आता है? 6 बारी में आता है। 5 6 जा 30, ठीक है। अगेन 32 लेना था, 30 लिया है, मतलब 2 बचेगा, 2 को हम यहाँ कैरी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया? 25। क्या 25 5 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। यहाँ पर लिखेंगे 5 5 जा
25। अगेन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 आ रहा है एंड में, इसका मतलब है ये अगेन 5 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 5 वन ज़ा 5, 7 लेना था हमने, 5 लिया, इसका मतलब अभी हमारे पास 2 कैरी होगा। ठीक है, 2 हम यहाँ ले लेंगे। अब 5 के टेबल में 26 नहीं आता है, 25 आता है 5 टाइम्स। तो 5 5 ज़ा 25। यहाँ पर 1 बचेगा, 1 हम यहाँ पर लेंगे। अब हमें लिखना है, हमें यहाँ पर देखना है कि 15 5 के टेबल में कितनी बारी में आता है। तो यहाँ पर 5 के टेबल में 15 आएगा आपका 3 बारी में। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 153, 153 एक ओड नंबर है, मतलब 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 और 5 नहीं है एंड में। अब इनको प्लस करके देखते हैं, 5 एंड 3 8 एंड 1 9। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँगा 1 5 एंड 3 को, तो मेरा आंसर आएगा 9। और 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब पूरा नंबर 3 के टेबल में आ सकता है। हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3, 51। 5 एंड 5 और 1 6, यानी 6 3 के टेबल में आता है, इसलिए 51 भी 3 के टेबल में आएगा। यहाँ पे लिख देंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 1 ज़ा 3, 2 बचेगा, तो यहाँ पे लेंगे कैरी, 3 7 ज़ा 21। 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ इसको हम लिखेंगे 71 ज़ा 70। अब इन नंबर्स को देखेंगे हम, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब इसको हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सपोनेंट्स में लिख देना है। 5 कितनी बार, 2 बार, तो 5 की पावर 2। 3 कितनी बार, 2 बार, तो 3 की पावर 2 एंड 17 1 टाइम। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बाकी के 2 पार्ट बचे हैं, वो भी 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसकी डिजिट है 5005। तो इसका फॉर्मेट में आएंगे 5005। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 5 है लास्ट में, इसका मतलब इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अभी जो नंबर है ये 11 के टेबल में आ सकता है, 11 के टेबल में ईजिली आ सकता है। क्यों आ सकता है? किसी भी नंबर को 11 के टेबल में आता है या नहीं आता, उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना है, 1 0 0 1। अब जो उसकी, जो पहले आपको पोजीशन देखनी है 1 2 3 4, तो 1 एंड 3 इन नंबर को आपको प्लस करना है। 0 एंड 1 इन नंबर को आपको प्लस करना है, और फिर इन दोनों को प्लस करके आपको माइनस कर देना है। अगर आंसर 0 आता है तो उसका मतलब है कि वो नंबर 11 के टेबल में ईजिली आ जाएगा। समझ में आ गया? तो 11 को हम 11 से हम डिवाइड करेंगे 100 को, 100 को, क्योंकि 100 तो 11 के टेबल में आता नहीं है, 100 से छोटा 19 आता है 9 टाइम्स। तो 11 9 ज़ा 99। ठीक है, 100 लेना था, 19 लिया, 1 बचा, 1 को हम यहाँ पर लेंगे, तो 11 1 ज़ा 11। ठीक है, अब 91 जो आता है वो 7 के टेबल में भी आता है, 13 के टेबल में भी आता है। आप 13 से कर सकते हैं इसको, 13 7 ज़ा 91 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7 इक्वल 5005। इसमें कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम पावर में उसको नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर होंगे यहाँ पर, ये सब प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर्स जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आते, ऐसे नंबर्स यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ पर आप 4 6 9 15 18 ये सब नहीं रख सकते। ठीक है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगला नंबर हमारा 7429, हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 7429। ठीक है, 7429 किसके टेबल में आएगा? ये आएगा आपका 17 के टेबल से। पहले ट्राई करते हैं इसको 17 के टेबल से। तो 17 4 ज़ा 68। ठीक है, 74 68, 74 लेना था, 64 हमने लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब 62 हो गया। ठीक है, अब 62 17 के टेबल में आता है? नहीं आता है, इससे छोटा 51 आता है। 17 3 ज़ा 51। अब 62 हमें लेना था, हमने लिया कितना है, 51, मतलब यहाँ पर अभी 11 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर बन गया 119, यानी 119, 119। 17 के पहाड़े में 119 कितनी बारी में आता है? 7 टाइम्स आता है। ठीक है, यहाँ क्या 437। अब 437 जो है आपका वो 19 के टेबल में आता है। 19 2 ज़ा 38। अब 43 लेना था, हमने लिया कितना, 38, मतलब 5 अभी कैरी बचा, 5 कैरी बचा। अब यहाँ पर बन गया 57। 19 के टेबल में 3 टाइम्स 57 आता है, यानी 19 3 ज़ा 57। अब 23 से हम 23 को डिवाइड करेंगे, 23 एक प्राइम नंबर है, यहाँ गया आपका 1। ठीक है, अगेन इसको हम फैक्टर्स में लिख देंगे, 17 19 और 23।
ठीक है, आपका बन जाएगा 7429। ओके, तो ये यहाँ पर जितने भी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का। ऐसे ही हम और भी वीडियोस डालते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये बताना है। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ समझ लो। एलसीएम और एचसीएफ समझ लेते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही दो या उससे ज़्यादा नंबर के निकाले जाते हैं, कोई भी अकेले नंबर का नहीं निकाला जाता। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दो नंबर का ऐसा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन आता हो। फॉर एग्जांपल 2 और 4 का एग्जांपल लेते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा। अब ऐसा नंबर बताओ जो 2 एंड 4 दोनों के ही टेबल में आता हो और सबसे छोटा नंबर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 का टेबल लिखेंगे, 2 4 4। तो देखो यहाँ पर 4 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 4 है। ऐसे ही 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 3 टू 6, दो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, मतलब 3 एंड 6 का जो एलसीएम है वो कितना हो गया, 6 हो गया। इसको बोलते हैं हम एलसीएम। ऐसे और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मतलब होता है दो, किन्हीं भी दो नंबर का एक कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर हो। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 6 एंड 12 की बात करें अगर, तो 6 का फैक्टर देखेंगे तो आपको दिखेगा 1 2 3 एंड 6। ये 6 के फैक्टर है, मतलब 6 इन सबके टेबल्स में आता है। ऐसे ही 12 के फैक्टर देखेंगे तो आपको दिखेगा 1 2 3 6 एंड 12, मतलब 12 इन सबके टेबल में आता है। तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए। हम देखेंगे सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो इनमें कॉमन आ रहा है। तो एक तो 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 6। तो इसलिए यहाँ पर जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा 6 एंड 12 का, वो होगा 6। इसको बोलते हैं एचसीएफ, इसे बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो नंबर के प्रोडक्ट के। अब मैं आपको इससे एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 6 एंड 12 ले लिया हमने, 6 एंड 12। ठीक है, हमें क्या, पहले तो हम इसका निकालेंगे एलसीएम। 6 एंड 12 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 12, एंड इनका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, वो होगा 6। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एंड जिन नंबर के हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं या उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई को, उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो 6 और 12 का एलसीएम जो है वो कितना है, 12, एंड एचसीएफ कितना है, 6। वो दो नंबर कितने हैं, 6 इंटू 12, और 12 इंटू 6 72, अगेन 6 इंटू 12 72। ठीक है, तो दोनों हो गए इक्वल। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि 26 एंड 91, पहला क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91। तो पहले हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, 26 एंड 91। तो पहले 26 के हम फैक्टर्स करेंगे, 26 के हम फैक्टर्स करेंगे। 26 के एंड में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इवन नंबर है। इवन नंबर कौन सा होता है, जिसके एंड में 0 2 4 6 एंड 8 आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इवन नंबर। एंड इवन नंबर इजिली 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर 6 है, 6 का मतलब ये है इवन नंबर है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अब आगे यहाँ पर 13। 13 जो होता है वो एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर इसका सेकंड 91। 91 क्योंकि इसके एंड में 1 आ रहा है, यहाँ पर तो 1 है नहीं, इसका मतलब ये एक इवन नंबर नहीं है। अब 91 9 एंड 1 को प्लस करेंगे तो 10 बनेगा। 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। 5 के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 या 5 नहीं है। या 7 के टेबल से ट्राई करते हैं इसको, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 2 यहाँ पर लेंगे, 21 7 3 जा 21। अगेन 13
13 क्योंकि एक प्राइम नंबर तो ये अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं फैक्टर्स 26 इक्वल 2 इंटू 13, 91 के फैक्टर्स भी लिख लेते हैं 7 इंटू 13। ठीक है, अब पहले हम निकालेंगे इनका HCF। HCF निकालेंगे। HCF का मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में सेम हो। तो देखिए यहाँ पे 2 तो है नहीं, 2 को भूल लीजिए। 7 भी नहीं है, 7 को भी भूल जाएंगे। 13 यहाँ पर दोनों में है, 13 यहाँ पर दोनों में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 सिर्फ एक बार। फिर इन दोनों नंबर का HCF कितना है, 13 है। ठीक है, यानी 13 में सबसे बड़ा पहाड़ा इनके जिनके टेबल में ये दोनों आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम LCM की। तो LCM कैसे निकालेंगे वो भी बहुत ईजी है। पहले आपको लिखना है 2, फिर 7 एंड फिर 13 सिर्फ एक बार, क्योंकि 13 कॉमन है, तो 13 को सिर्फ आपको सिर्फ एक बार लेना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 182, यानी HCF 13 है और LCM कितना है, 182 है। चलिए हमने निकाल लिया, हम कहते हैं इसको वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं इसको। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे फॉर्मूला LCM इंटू में HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, LCM कितना निकाला हमने, LCM हमने निकाला है 13 और HCF कितना आया हमारा, HCF आया है 13 और LCM कितना आया हमारा 182। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हैं, 26 एंड 91। जब आप 182 को इंटू करेंगे 13 से तो आपका आंसर आएगा 2366। ऐसे ही आप 26 को इंटू करेंगे 91 से तो आपका आंसर आएगा 2366। बस ये दोनों नंबर यहाँ पर सेम आने चाहिए। ये हो गया आपका वेरीफाई। बस ये आपको वेरीफाई करना था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, जो कि है सेकंड क्वेश्चन हमारा 510 एंड 92। तो 510 के हमें फैक्टर्स करने हैं, 92 के फैक्टर्स करने हैं। तो 510 के फैक्टर्स करेंगे पहले यहाँ पर 510। अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0 मतलब एक इवन नंबर, तो इसको हम 5 से कर सकते हैं, इसको हम 2 से कर सकते हैं और इसके एंड में 0 इसको हम 5 से भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ कैरी लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ कैरी लेंगे, 2 5 ज़ा 10। इसके एंड में 5 है तो इसको हम 5 से कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 5 एंड 1 को मिला के 6 बनता है और 6 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब पूरा नंबर 3 के टेबल में इजीली आ सकता है। 3 1 ज़ा 3 एंड 2 यहाँ कैरी करेंगे, 3 7 ज़ा 21। यहाँ पर देखेंगे हम 17, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है इसलिए हम इसको 17 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो 17 1 ज़ा 17। ये हो गए आपके फैक्टर 510 के। तो हम करेंगे 92 के फैक्टर्स। 92 के फैक्टर्स करेंगे तो पहले उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 2 एक इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं, लेकिन 8 आता है 4 टाइम्स। हम लिखेंगे 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ क्या करेंगे 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। यहाँ पर 23 है, 23 एक खुद में प्राइम नंबर है इसलिए हम 23 को 23 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ हमारा बचेगा 1। हम क्या करेंगे, पहले तो इसको निकालेंगे हम LCM। ठीक है, फिर निकालेंगे इसका HCF। ओके, चलिए तो 510 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। 510 के फैक्टर्स जो हैं वो आपके 510 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 एंड 92 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब सबसे छोटे नंबर जो इन दोनों में कॉमन हो वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, पहले तो कॉमन 2 कॉमन है, 5 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, 17 दोनों में नहीं है, 2 अगेन दोनों में नहीं है, 23 दोनों में नहीं है।
तो इन दोनों के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है। ओके, अब इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हम पता लगाएंगे, इसका एलसीएम क्या होगा। तो उसके लिए हमें 2 लेना है वन टाइम, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। तो एलसीएम जो होगा इसका, जब इसका एलसीएम निकालेगा आपका निकलेगा 234660, 23460, ये इसका एलसीएम निकलेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करेंगे दोबारा, इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिखना है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका 23460 इंटू में एचसीएफ कितना है 2। अब वो दो नंबर हमने एलसीएफ एचसीएफ निकाले हैं, वो हैं आपके 510 इंटू में 92। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स की तो आपको मिलेगा 46920 एंड अगेन 510 के मल्टीप्लाई के 92, तो आपको वहाँ भी मिलेगा 46920। तो ये दो नंबर जो हैं आपके इक्वल आए हैं, यानी जो हमें प्रूफ करना था प्रूफ हो चुका है, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, हम करते हैं इसका तीसरा और लास्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट, हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जो कि है 336 एंड 54। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें 336 के फैक्टर्स कर लेने हैं। 336 के हम फैक्टर्स करेंगे, 2 से इसको करेंगे कि एंड में 6 और 6 जो है वो एक इवन नंबर है। चलिए 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ कैरी, 2 6 ज़ा 12, 1 यहाँ कैरी, 2 8 ज़ा 16। अगेन इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसके एंड में 8 आ रहा है जो कि इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, अगेन 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन यहाँ पर इवन नंबर, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे इवन नंबर, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है 7 टाइम्स, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 एक प्राइम नंबर जो कि खुद से ही डिवाइड होगा, तो 7 1 ज़ा 7। 36 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो हम करेंगे 54 के फैक्टर्स। 54 एंड में 4 आ रहा है, इसका मतलब इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ कैरी, 2 7 ज़ा 14। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27। अगेन इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9। अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे 54 के फैक्टर्स होंगे हमारे, वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पहले। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर्स जो है वो कॉमन होने चाहिए, दोनों में होने चाहिए। तो आप देखेंगे 2 तो दोनों में है 2। ठीक है, और कौन सा नंबर है जो दोनों टेबल जो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में आता है, वो है 3 एंड 3। तो इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। इसका मतलब जो एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का वो 6 है। अब एलसीएम निकालेंगे किस तरीके से, 2 कॉमन है, 2 को एक बार लिखेंगे, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम जो होगा आपका वो आएगा 3024 इन दो नंबर्स का। हमें करना है इन नंबर्स को वेरीफाई करेंगे इनको।
तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें लिखना है फॉर्मूला LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट। LCM कितना है, LCM है आपका 3024 और HCF आपका है 6 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हमने निकाला, जिनका प्रोडक्ट हमें करना है 336 इंटू 54। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दो नंबर्स की तो आपको मिलने वाला है 18144। जब आप इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको मिलेगा 18144, यानी अगेन आपको इक्वल वैल्यू मिलेगी, जिससे हमारा फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया है। अभी हम क्लास 10th की और भी एक्सरसाइजेज एंड और भी क्वेश्चन डालने वाले हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करके इन नंबर्स के LCM और HCF निकालने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइम का मतलब होता है वो नंबर जो प्राइम नंबर्स जो किसी के पहाड़े में नहीं आते, ऐसे नंबर। ठीक है, तो हमें इन नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने हैं पहले, और उसके बाद इन नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन लेते हैं 12, 15 एंड 21। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें 12 के फैक्टर निकालने हैं, फिर हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हम 21 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, अब 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है जो कि 12 का फैक्टर भी है। तो 2 के टेबल में 12 कितनी बारी में आएगा, 6 टाइम्स आएगा। ओके, अब 6 को हम अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। ऐसे ही 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 वन ज़ा 3। आप देखेंगे यहाँ पर 12 के जो फैक्टर्स हैं वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। 15 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। 3 इंटू 5 इक्वल 15। ऐसे ही 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो 21 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 इंटू 7, ये हो गए 21 के फैक्टर्स। अब बात करें LCM और HCF की, तो LCM आपका HCF एंड LCM, तो HCF आपका वो नंबर होता है जिसके पहाड़े में ये तीनों नंबर्स आते हैं, यानी 12, 15 एंड 21। जिस भी नंबर के पहाड़े में ये तीनों नंबर आएंगे, टेबल में तीनों नंबर आएंगे, वही इन तीनों नंबर का HCF होगा। तो यहाँ पे HCF निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, 12, 15, 21 तीनों में कॉमन हो। तो 2 इन दोनों के पास नहीं है। 3 आप देखेंगे यहाँ पर एक 3 3 3 3 तीनों के पास है, मतलब 3 जो है वो तीनों का ही फैक्टर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3। 5 दोनों तीनों के पास नहीं है, 7 भी तीनों के पास नहीं है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, अब निकालेंगे LCM। LCM निकालना बहुत आसान है, जो भी फैक्टर्स है उनको लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 सिर्फ एक बार लिखना है क्योंकि तीनों में कॉमन है। ओके, 5 इंटू 7। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 67 ज़ा 420। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा LCM है 420 यानी 420 और हमारा HCF कितना है, 3। इस तरीके से हम इन नंबर्स के HCF एंड LCM निकाल सकते हैं। हम करेंगे इसका सेकंड स्टूडेंट, हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के जो हमारे नंबर्स हैं वो हैं 17, 23 एंड 29। ये 3 नंबर है हमारे पास, 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 17 के फैक्टर्स
23 के फैक्टर्स एंड फिर 29 के फैक्टर्स। 17 क्योंकि अपने आप में एक प्राइम नंबर तो इसलिए 17 से ही डिवाइड होगा। 23 क्योंकि अपने आप में एक प्राइम नंबर 23 से ही डिवाइड होगा। 29 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो ये भी 29 से ही डिवाइड होगा। 17 के फैक्टर्स 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर्स 23 इंटू 1 एंड 29 के फैक्टर्स 29 इंटू 1। हम इनके निकालेंगे एलसीएम एंड HCF। पहले HCF निकालते हैं। HCF ऐसा नंबर जो तीनों नंबर के फैक्टर्स में कॉमन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन सिर्फ 1 है तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही बात करें LCM की तो LCM हमें तीनों नंबर जितने भी फैक्टर्स हैं सबको मल्टीप्लाई करना होगा। 17 इंटू 23 इंटू 29। 1 को हम लें या ना लें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा 11 3 3 9। ये जाएगा इन नंबर्स का LCM। हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के लिए हमें क्या करना है, तीसरा पार्ट के लिए हम लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 8 9 एंड 25। ठीक है, अब पहले हम करेंगे 8 के फैक्टर्स, फिर हम करेंगे 9 के फैक्टर्स एंड फिर हम करेंगे 25 के फैक्टर्स। पहले हम करेंगे यहाँ पर 8 के फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स पहले हम करेंगे 2 से, क्योंकि एक इवन नंबर है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8। अगेन एक इवन नंबर आया हमारे पास 4, उसको हम 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4। अब 2 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। तो 8 के फैक्टर्स आए हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 8। ठीक है, अब 9 के हम फैक्टर्स करेंगे यहाँ पर। 9 क्योंकि 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 9 के फैक्टर्स आए हमारे वो आए हैं 3 इंटू 3 इक्वल 9। 25 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में कितने टाइम, 5 टाइम्स आता है। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ओके, तो 25 के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 5। ठीक है, ये होगा 25 के फैक्टर्स। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें निकालना है इनका LCM और HCF। HCF निकालेंगे पहले। HCF का मतलब क्या है, ऐसा नंबर तीनों में कॉमन आता है। आप देखेंगे 2 तीनों में नहीं है, 3 तीनों में नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं है, यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर्स में आता हो। तो इसलिए हम HCF किसको मान लेंगे, 1 को मान लेंगे। अगर इन तीनों के फैक्टर्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता तो हम 1 को ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लेते हैं। हम करेंगे इसका LCM। LCM आप करेंगे तो आप देखेंगे LCM करने के लिए हमें इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो थोड़ा इजी कर लेते हैं इसको। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपके पास आएगा 1800। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ दीज नंबर्स इज 9 एंड फाइंड LCM ऑफ दीज नंबर। यानी ऊपर दो नंबर दे रखे हैं हमें, जिसमें से एक है 306 एंड दूसरा है 657। इन दोनों का जो HCF है वो 9 है। हमें क्या करना है, इनका LCM निकालना है। इन दोनों नंबर का LCM निकालना है। मतलब हमें तीन चीजें दी हुई हैं। पहली चीज HCF दे रखा है, नंबर दे रखे हैं 306 एंड 657, हमें निकालना है LCM। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। आपको पता होगा HCF इनटू में LCM इक्वल फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। यानी HCF गुणा में LCM किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो HCF कितना है हमारा, HCF हमारा 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 इंटू LCM
इक्वल फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 3 0 6 एंड सेकेंड नंबर क्या है 6 5 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा वेरिएबल के साथ वो इधर जा करके डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, LCM इक्वल 3 0 6 इंटू 6 5 7 अपॉन में 9। क्या इन दोनों में से कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होता है, चेक कर लेते हैं। 3 0 6, 3 एंड 6 को प्लस करके 9 आएगा। अब जिस भी नंबर को 9 से डिवाइड करने की ट्रिक ये होती है किसी भी नंबर को कि अगर उन्हें प्लस करके, फॉर एग्जाम्पल 27 लेते हैं, तो 2 और 7 को प्लस करके अगर 9 आता है तो इसका मतलब है 9 के पहाड़े में 27 आएगा। ऐसे ही 81, अगर 8 और 1 को प्लस करते हैं तो 9 आएगा और 9 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब 81 भी 9 के टेबल में आएगा। तो आप कोई भी नंबर ले लो, 3 0 6 को ही ले लेते हैं, तो 3 प्लस 0 प्लस 6 इक्वल 3 एंड 6 कितना 9 और 9 9 के टेबल में आता है। तो इसलिए 306 जो 9 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LCM इक्वल 9 से 306 को हम कट करेंगे, 9 4 जा 9 3 जा 27, 27 फिर यहाँ पर 9 4 जा 36, तो आपको पास आ गया 34 इंटू 3 5 7 अपॉन में 1 जो हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 34 इंटू 3 5 7। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 6 5 7 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2 2 3 3 8, ये होगा हमारा आंसर। यानी इन दो नंबर का जो एलसीएम होगा वो 2 2 3 3 8 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6n, 6 की पावर n है बेसिकली, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें इसमें क्या पता लगाना है कि 6 की पावर n मतलब कोई भी पावर हो सकती है 6 की, क्या उसका एंड कभी 0 पे हो सकता है। 1 2 3 4 कुछ भी नंबर एक नेचुरल नंबर होगा तो क्या उसका एंड कभी 0 पर हो सकता है या नहीं। तो इसको पहले हम चेक करते हैं। 6 की पावर 1 जो होता है वो 6 होता है, 6 की पावर 2 यानी 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 होगा, एंड 6 की पावर 3 जो होगा वो 216 होगा। यानी यहाँ तक तो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, किसी भी नंबर को अगर 0 पे एंड करना है, मतलब कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होगा तो उसके अंदर आपको एक पैटर्न दिखेगा। किस टाइप का पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल 10 लेते हैं तो 10 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 5 होंगे। ठीक है, 20 लेते हैं, 20 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 2 होंगे। 30 लेते हैं, 30 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 3 होगा। 40 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 होगा। अब इन सभी नंबर्स में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर हर नंबर के जो फैक्टर्स हैं उसमें 2 और 5 ज़रूर है, 2 और 5 ज़रूर है। तो हमारा मेन फोकस होगा वो 2 एंड 5 पर होगा। यानी आपको किसी भी नंबर के जीरो, किसी भी नंबर के एंड में यानी यूनिट डिजिट में अगर 0 लेकर के आना है तो वहाँ पर 2 और 5 उसके फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर्स में होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं कि 6 की पावर n को 0 पे एंड करने के लिए कौन सी शर्त है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं 6 की पावर n कैन एंड विद 0 if 2 and 5 both are its prime factors। ठीक है, मतलब 6 की पावर n तभी 0 पे एंड हो सकती है जब 6 के अंदर मतलब 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 हो। खाली 2 नहीं चलेगा, खाली 5 नहीं चलेगा, 2 एंड 5 दोनों ही होने चाहिए, तभी ये 0 पे एंड हो सकता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्या 6 के जो फैक्टर्स हैं उसके अंदर 2 एंड 5 होगा या नहीं होगा। तो आप देखेंगे 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 इंटू 3, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 की पावर n तो इनकी पावर n आ जाएगी। ठीक है, 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 होते हैं, 2 2 3 6 एंड 3 1 3। तो 2 एंड 3
जो है वो 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 तो है यहाँ पर, लेकिन जो हमारी अगली शर्त है 5 यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जो बेस नंबर है जो 6 है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 हैं, 2 एंड 5 नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हमें किस तरीके लिखना है, हमें लिखना है सिंस 5 is not present in the prime factors of 6 की पावर n, 6n cannot end with the digit 0। ठीक है, मतलब 5 जो है वो प्रेजेंट नहीं है 6 के प्राइम फैक्टर्स में, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकती। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखो यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है हमारा, एंड द अदर क्वेश्चन जो हमारा इसका जो दूसरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन करो, समझाओ कि हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये नंबर एक कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्यों है ये पता होने से पहले आपको बताना चाहिए कंपोजिट नंबर होता क्या है। दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है कंपोजिट नंबर और एक होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद के अपने टेबल्स में ही आते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, अपने ही टेबल में आएगा। 3 अपने ही टेबल में आएगा। इनके फैक्टर्स सिर्फ ये खुद होते हैं या 1 होता है, इसके अलावा इनका कोई अदर फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है, 5 होता है, 7 होता है, इसके बाद 11, ये वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स या तो वो खुद नंबर होंगे या फिर उसके अलावा सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा इनका कोई फैक्टर्स नहीं होगा। इसके बिल्कुल उलट होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर मतलब जिनके खुद के 2 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं 1 को हटा करके। ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल हम बात करें 4 की, तो 4 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 एंड 4 खुद। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, 1 4 एंड 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए किसी भी नंबर के, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। अगर आप 1 को भी जोड़ रहे हैं तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 एंड 6 खुद। ठीक है, 8 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 4 एंड 8 खुद। ठीक है, ऐसे ही 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 5 एंड 10 खुद। तो ये वो नंबर्स हैं जो कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर यानी वो नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। अगर आप 1 को जोड़ रहे हैं तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे इनके, उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो पहले यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं हम अपने पहले पार्ट का। आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ऐसे नंबर्स जिनके 2 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर जिनका सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1 होता है। ठीक है, अब हमें समझाने की जितने भी नंबर हैं, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। चलिए इसको इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये हमारी पहली टर्म हो गई और प्लस के बाद हमारी दूसरी टर्म हो गई। ठीक है, हमें करना क्या है, देखो इस दोनों टर्म के अंदर आपको सेम नंबर दिख रहा है कोई, जी हाँ, सेम नंबर क्या है, 13 है। तो हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे, मतलब 13 को बाहर निकाल लेंगे। 13 को आप ले लेंगे यहाँ से कॉमन, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 7 इंटू 11 इंटू, क्योंकि 13 बाहर आ चुका है तो यहाँ पर 1 बचेगा।
13 के टेबल में 1 टाइम 13 आता है, प्लस 13 क्योंकि हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके, चलो 13, 7 एंड 11 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 77 आएगा। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करें ना करें एक ही बात होती है। ठीक है, प्लस में 1। आप देखेंगे 13 और इनटू में क्या है 78, यानी इनके 2 से ज़्यादा, अगर आप 1 को भी मिला लेते हैं तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है इस नंबर के, तो इसलिए इस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। इसे कितने फैक्टर्स हो गए, 13, 78। आप 78 को और आगे ब्रेक कर सकते हैं, 78 को और फैक्टर हो सकते हैं, 13, 78 क्या फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 एंड 39। समझ में आया? तो इस नंबर की, जो हमें नंबर दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये एक को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। दोनों के रीजन में एक साथ लिख देंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम इसको भी उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, इसमें हम कुछ भी अलग नहीं करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले हमें ढूंढना है कि इस टर्म में, ये हमारी पहली टर्म है और प्लस के बाद हमारी दूसरी टर्म है, तो इन दोनों टर्म में जो कॉमन नंबर है, सेम नंबर है, वो कौन सा है, 5। 5 नंबर यहाँ पर सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। 5 को हम बाहर ले लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना, सारे नंबर सेम लिखने हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 की जगह हमें 1 लिखना है क्योंकि हमने 5 बाहर ले चुके हैं, तो 5 की जगह 1 लिखना है। इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आप लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते, मर्जी है आपकी, क्योंकि 1 इंटू में कोई फर्क नहीं करता है। ठीक है, और 5 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर प्लस में 1 लिखना पड़ेगा। प्लस में 1 लिखना ज़रूरी है, इंटू में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 5 इंटू, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, 7 6 42 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करो मत करो आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 3 12, 12 2 24 प्लस 1। 42 एंड 24 को आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1008 प्लस 1। ठीक है, अब 5 ब्रैकेट 1009, तो हमारे पास जो नंबर आया है वो आया है 5 इंटू 1009। यहाँ पर आप देखेंगे 2 मल्टीपल हैं, जिसमें से एक तो प्राइम है 5 एंड दूसरा जो 1 नहीं है। अगर 1 होता तो हम मानते हैं प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर खुद होते हैं या 1 होता है। इसके अलावा अगर उनका एक भी फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे, वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, जो कि हमारा इस नंबर में भी है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे 2 फैक्टर्स आए हैं, जिसमें से एक 5 है और एक 1009 है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो आप इसके नीचे रीजन लिख सकते हैं कि बोथ these numbers have more than 2 factors. Therefore, these are composite numbers. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपके समझ में आया होगा। भाई कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ये एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसका जो पाथ है वो सर्कुलर है, जैसे दिखा रहा है हम डायग्राम में, सर्कुलर पाथ है। तो इस पूरे पाथ को
इस पूरे बात को कवर करने के लिए सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। मतलब इस पूरे पाथ का चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को इसके लिए 12 मिनट लगते हैं। तो सोनिया को लगते हैं इसके लिए 18 मिनट और रवि को लगते हैं इसके लिए 12 मिनट। मतलब सोनिया इस पॉइंट से लेकर, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, मान लो सोनिया यहाँ चलना स्टार्ट करती है और यहाँ का पूरा चक्कर लगा के यहाँ पर वापस आती है। ठीक है, तो उसे यहाँ से आने में 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को यहाँ से आने में 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो सेम पॉइंट से यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, तो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि सानिया और रवि दोनों एक सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू करते हैं एक पार्टिकुलर सेम पॉइंट से। ठीक है, वहां से चलना शुरू करते हैं और सोनिया इस पूरे पाथ का चक्कर लगाने में, इस पूरे रास्ता चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, जबकि रवि जो है वो इस पाथ का चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। अगर वो सेम इसी पॉइंट से चलना दोनों शुरू करते हैं एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट और सेम डायरेक्शन में, तो ऐसा कब होगा कि वो दोनों दोबारा एक पॉइंट में यहाँ पर आकर के मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली करना क्या है, इसमें बताना है कि ये दोनों कब इस पॉइंट पे आके दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होता है, हमें इन सवालों में, ऐसे सवालों में एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे 18 का एलसीएम। पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पहले मिलेंगे सोनिया का। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 18 के फैक्टर्स करेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 18 के फैक्टर्स होंगे आपके, होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो रवि कितने मिनट ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे रवि के, अब यहाँ पर मैं 12 के फैक्टर करने हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 जो है वो 3 के टेबल में, 3 1 जा 3। तो 12 के जो फैक्टर्स होंगे आपके, होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस तरीके से निकलेगा हमारा? एलसीएम निकलेगा हमारा, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो हम ये लिखेंगे एलसीएम। अब एलसीएम किस तरीके लिए आता है, जो भी यहाँ पर कॉमन है उनको हम लिखेंगे सिर्फ 1 टाइम। 2 कॉमन है, 2 को लिखेंगे 1 टाइम, इंटू 3 कॉमन है, 3 को लिखेंगे हम 1 टाइम, इंटू 3 जो कि सिंगल है एंड 2। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। मतलब 36 मिनट के बाद वो दोनों दोबारा मिलेंगे सेम पॉइंट पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। बस इतना सा क्वेश्चन था, सबसे लास्ट क्वेश्चन था 1.1 का। अब हम करेंगे अगली क्लास में 1.2 स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमें एक लाइन लिखनी है, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी रूट 5 इज रेशनल नंबर। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, यानी हम इसमें क्या करते हैं,
हम इसमें एज्यूम करते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, हमें प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे, रूट 5 एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की एक खासियत होती है कि आप उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, रेशनल नंबर को आप हमेशा p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं रूट 5 को p/q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूट 5 इक्वल a/b। अब a/b का मतलब क्या है, a एंड b यहां पर हमारे हैं, a एंड b आर को प्राइम नंबर, a एंड b को हमने को प्राइम नंबर्स माना है। ठीक है, अब को प्राइम नंबर क्या है इसको समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कोई भी ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 होता है उनका कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 2 और 3 इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, 5 एंड 7 इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब हम इनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है 1, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर उनका नहीं होता, ये बात अभी आगे क्वेश्चन में काम आएगी, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो रूट 5 को हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया, उसको हम बटे की फॉर्म में यानी a/में में भी लिख सकते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, रूट 5 b यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाके b हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी, यहाँ पर लिख देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अब यहाँ पर रूट 5 पे आप स्क्वायर करोगे तो आपको पता होगा जब किसी भी नंबर के रूट पे स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर होगा, रूट 5 जो है स्क्वायर रूट 5 को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 5 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही b पर स्क्वायर रहेगा, 5b² इक्वल a²। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है जो हमारे पास आई है, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5b² इक्वल a², इसका मतलब क्या है, इससे हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a² जो होगा वो डिविजिबल होगा 5 से, a² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a² 5 से डिविजिबल है, इसलिए ए आपके बुक में एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2, उसके अकॉर्डिंग a² अगर डिविजिबल है 5 से तो a भी डिविजिबल होगा 5 से, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, यानी a जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, जबकि हमने भी क्या माना था कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है, अब अगर हमने ये पता लगा लिया कि क्या b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है इजीली। हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो v कैन राइट, अच्छा a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि a इक्वल 5 इंटू समथिंग, मतलब यहाँ पे कुछ तो है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जब तो a 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कोई भी नंबर 1 हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये जब भी तो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे a इक्वल 5c। अच्छा c क्या है, c इज एन इंटीजर, यहाँ पर c क्या है, यहाँ पर c कोई भी इंटीजर है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो हमारी जो a की वैल्यू थी वो रूट 5b थी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a को हटा के रूट 5b लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a की जगह पर रूट 5b इक्वल 5c। ठीक है, अब सेम वही चीज दोनों के ऊपर कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हम रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारा आएगा 5 एंड बी पर स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और सी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल 25 सी स्क्वायर। अच्छा 5 यहाँ पर बी स्क्वायर के साथ इनटू में है, इसको हम भेज देंगे डिवाइड में 25 के साथ। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पर आएगा वो आएगा बी स्क्वायर इक्वल 5 5 ज़ा 25 एंड सी स्क्वायर। ठीक है, वही इक्वेशन आ गई जो हमारी ऊपर आई थी, सेम वही इक्वेशन आ गई जो हमारी अभी ए के साथ आई थी। अच्छा यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी जब बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा। अच्छा एक बात, अभी हमने क्या कहा कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, ए और बी क्या है यहाँ पर को प्राइम नंबर्स है, अभी हमने ये बोलता ए और बी आर को प्राइम नंबर्स। लेकिन अब हुआ क्या, अब आप देखेंगे कि ए जो है वो 5 से डिवाइड था एंड बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी जो हमने सोचा था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, वो हमारे जो सोच थे, हमारा जो असम्पशन था वो गलत प्रूफ हो गया, गलत साबित हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है, और जब ए और बी को प्राइम नंबर्स नहीं है, हमारा जो असम्पशन था वो गलत साबित हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि √5 भी एक रेशनल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर। ठीक है, दैट इज 5। ठीक है, इसलिए ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। ठीक है, और जब ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, ये क्यों पैदा हुआ है, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से। हमने क्या मान लिया, √5 को एक रेशनल नंबर मान लिया था, जबकि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इससे प्रूव हो गया कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen because of our wrong assumption। ठीक है, हमारी assumption क्या थी कि √5 एक रेशनल नंबर है, उसको हम बटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमारी जो assumption थी वो गलत साबित हुई। ठीक है, अब जब हमने माना √5 एक रेशनल नंबर है, हमारी जो assumption थी गलत साबित हुई, इसका मतलब क्या है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे दैट्स वाई √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर एक एक स्टेप इसका याद कर लीजिएगा करने के लिए। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारी इस क्लास में 1.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सर आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इरेशनल नंबर है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रूफ किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। कैसे इरेशनल नंबर हमने प्रूफ किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5, यानी हमें इस नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था।
पहले एक लाइन लिख लेनी, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 3 + 2√5 इज रेशनल। हमें क्या मानना है, पहले 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, ये मानना है। और रेशनल नंबर की मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, रेशनल नंबर की एक खासियत होती है कि उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 3 + 2√5 को हम p/q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 + 2√5 इसको हम p/q की यानी a/b लिख सकते हैं, जहां पर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 2 और 3, क्योंकि इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। ठीक है, 5 और 7 हो सकते हैं, ठीक है, 8 और 9 भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमें करना क्या है, सिंपल। देखिए 3 यहाँ प्लस का है, इधर लेके जाएंगे 3 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√5 इक्वल a/b माइनस, क्योंकि प्लस का है तो यहाँ 3 हो जाएगा माइनस का, अपॉन में 1 रख के इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2√5 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3b अपॉन में, अब b की 1 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा यहाँ पर b। ठीक है, अब हम हमारे पास यहाँ पर 2√5 इस तरफ है और a - b अपॉन में b इस तरफ है, राइट हैंड साइड में है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, तो जाएगा 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो √5 इक्वल a - 3b अपॉन में 2 इंटू बी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा अब एक चीज बताइए, √5 एक इरेशनल नंबर है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो √5 एक इरेशनल नंबर है, जबकि ये जो नंबर लिखा है ये रेशनल नंबर है। कैसे पता लगा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भाई बटे की फॉर्म में लिखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, इससे हमें पता चल गया कि ये एक रेशनल नंबर है। और √5 एक इरेशनल नंबर है, कैसे पता, हम क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ करके आ चुके हैं इसको ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या कभी भी एक इरेशनल नंबर इक्वल हो सकता है क्या रेशनल नंबर के, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियरली नॉट, इम्पॉसिबल है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा ये जो कंडीशन पैदा हुई है कि रेशनल और रेशनल इक्वल हम हमें दिखा रहा है, क्यों हुई है, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही गलत था। ठीक है, हमने जो अज्यूम किया था कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, ये हमारा अजम्पशन ही गलत था। ठीक है, तो हमारे गलत अजम्पशन की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, जबकि रेशनल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, a - 3b अपॉन में b। ठीक है, यानी हमारी राइट हैंड साइड ये क्या है, इज अ रेशनल नंबर। क्या है कि रेशनल नंबर है, कैसे पता चला, बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंपल। ठीक है, अच्छा √5 लिखेंगे, वी नो √5 इज एन इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और दोनों कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। तो ये एक विरोधाभास पैदा हुआ है, क्यों, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर wrong assumption। ठीक है, यानी जो ये जो विरोधाभास पैदा हुआ है हमारी गलत assumption की वजह से पैदा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर तो जब हमने माना वो गलत निकल गया, अब रेशनल का उल्टा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि √3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि 3 +
2√5 एक इरेशनल नंबर है। बस इतना ही करना था इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। अब अगली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कर लिया है। आपको हमारे चैनल पर उसकी वीडियोस मिल जाएंगी, उसको भी जरूर देखिएगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या प्रूफ करना है? 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, प्रूफ करना है। 1/√2 एक रेशनल नंबर है, 7√5 एंड 6+√2 ये सब एक इरेशनल नंबर है। ये प्रूफ करना है। बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाला है कि हम पहले 2 क्वेश्चन करके इसके आ चुके हैं। चलिए पहले हम एक लाइन लिखेंगे हमेशा। पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके लिए एक लाइन लिखेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 1/√2 इज रेशनल। पहले हम क्या मान लेंगे? इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, हम शुरू से सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही करके आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें 1/√2 क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर पिछली 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ किसे कहते हैं, दोबारा बता देता हूँ। रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। तो हमने क्या बोला कि 1/√2 क्या है? एक रेशनल नंबर। ये हमने माना है, अभी हमने माना है इसको। ठीक है, हमने एज्यूम किया है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है? पिछले 2 क्वेश्चन आप सीख गए होंगे। सेकंड स्टेप हमेशा ये होता है कि हम इनको बटे की फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। बटे की फॉर्म में लिखते हैं 1/√2 इक्वल a/b। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, जहां पर a और b जो है वो को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? पिछले 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी वो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होते ही नहीं है, उन्हें बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। ठीक है, आप यहाँ पे इंटीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन सवालों में इंटीजर का भी यूज कर सकते हैं, को प्राइम नंबर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमें क्या करना है? यहाँ पर आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इनको रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करना ज़्यादा आसान है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेसिप्रोकल। जब करेंगे रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी a/b लिखा है तो b/में a हो जाएगा, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आएगा √2 इक्वल b/में a। ठीक है, अच्छा √2 के अपॉन में 1 लगाओ या मत लगाओ, बात एक ही होती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो √2 इक्वल b/में a। अच्छा, √2 हमें पता है √2 हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, जबकि हमने 1/√2 क्या माना था? रेशनल नंबर माना था। यानी b/में a हमारा क्या है? रेशनल, जबकि √2 क्या है हमारा? इरेशनल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इरेशनल नंबर इक्वल दिख रहा है किसके? रेशनल नंबर के। जबकि ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक रेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो। यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी है कि b/में a इज अ रेशनल नंबर, जबकि हम जानते हैं वी नो √2 इज इरेशनल। ठीक है, √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है क्यों पैदा हुआ? हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। ठीक है, जो हमारी अजम्पशन थी ना कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, जबकि 1/√2 एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन जो थी वो गलत थी। तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए 1/√2 इज एन इरेशनल
नंबर। बस यही करना था इसके अंदर, इसके अलावा कुछ और नहीं करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे इसके लिए भी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री 7√5 इज रेशनल। 7√5 को हमें यहाँ पर रेशनल नंबर मानना है। अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चन करे और तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे 7√5 इक्वल ए एंड ए अपॉन में बी, जहां पर ए एंड बी आर इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, कोप्राइम नंबर भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीजर्स। लेकिन जब आपको सिंगल नंबर यानी सिंगल कोई भी नंबर √5 √3 √7 ऐसा कोई भी नंबर आपको इरेशनल प्रूफ करना हो, तो वहाँ पे आपको इनको ए और बी को हमेशा कोप्राइम नंबर ही मानना है, कोप्राइम नंबर ही लिखना है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं और क्वेश्चन पर। अच्छा 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे √5 इक्वल ए अपॉन में 7, क्योंकि पहले भी लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा √5 हम प्रूफ करके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि √5 एक इरेशनल नंबर है। क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। और ए अपॉन में 7 भी, क्योंकि ये बटे में है यानी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो साइड से बात ये रेशनल नंबर है। और कभी भी रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। पीछे भी हमने इसको इस टाइप से ही क्वेश्चन को किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड ए अपॉन में 7b, इसे काट देते हैं, गलत हो गया, ए अपॉन में 7b इज अ रेशनल नंबर and know √5 is irrational। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा, और दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये जो विरोधाभास पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। तो यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे, दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। ठीक है, यानी जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है हमारी गलत असम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारी असम्पशन क्या थी कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, जबकि हमारी असम्पशन गलत थी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको एक क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट, और हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट अगली वीडियो में। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 6 + √2 को प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। सेम वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इस लाइन को तो आप याद कर लीजिए, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी 6 + √2 इज रेशनल नंबर, यानी हम इसको एक रेशनल नंबर मानेंगे। 6 + √2 को हम एक रेशनल नंबर मानेंगे। रेशनल नंबर इनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। यहाँ लिखेंगे 6 + √2 इक्वल ए अपॉन में बी। ठीक है, जहां पर ए एंड बी आर एनी इंटीजर्स, यानी कोई भी नंबर हो सकते हैं, ए एंड बी आप कोप्राइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 6 प्लस में जाएगा, हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, √2 इक्वल ए अपॉन में बी -6।
ध्यान रखना है रूट टू को इधर नहीं लेकर के जाना है, एक होल नंबर को ही इधर लेकर के जाना है। ठीक है, कभी भी एक ऐसे नंबर को जो रूट में हो उसको इस तरफ यानी राइट हैंड साइड पर नहीं लेकर के जाना है। ठीक है, अब इसका पॉइंट में 1 रख के हम ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पहले ए की 1 से करेंगे 1 आएगा, माइनस बी की 6 से करेंगे तो यहाँ पर 6b आएगा, अपॉन में बी के 1 से करेंगे तो यहाँ पर b आएगा। अच्छा, आप देखेंगे राइट हैंड साइड में एक जो हमारी वैल्यू है वो अपॉन में है, मतलब फ्रैक्शन में है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रूट टू है, और रूट टू हम अभी प्रूफ करके आ चुके हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है। तो क्या इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल हो सकता है रेशनल नंबर के? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है क्यों हुआ है? हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, ए 6b अपॉन में b, ए 6b अपॉन में b इज अ रेशनल नंबर एंड वी नो रूट टू इज अ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एंड दे बोथ नेवर बी इक्वल। ठीक है, अच्छा, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है ये क्यों पैदा हुआ है? हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है, इसको भी लिख देते हैं। दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। यानी ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है। हमने क्या माना था 6 प्लस रूट टू एक रेशनल नंबर है, जबकि हमारी गलत अजम्पशन थी, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 6 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। आपके 1.2 के सारे पार्ट्स हो, आपके 1.2 के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, 1.2 के, आप इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट मैं क्लियर